हेलो ओजांकियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिखा सिंह ओजांक हायर सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट के इशू से, जो कि GS1, GS3 और जियो ऑप्शनल वाले जो है बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है, जिसे AMOC कहते हैं। इसका दूसरा नाम ही नॉर्थ अटलांटिक ओशियन सर्कुलेशन है। ये जो है इसमें मैं AMOC की बात करूँगी और इस पे जो है ग्लोबल वार्मिंग का किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पे बात करूँगी, और इसके बारे में IPCC ने क्या जो है मेंशन किया है, क्या रिपोर्ट दी है जो अभी लेटेस्ट आया हुआ है, उन सब के बारे में जो है बात करूँगी। तो AMOC, जब मैं AMOC कहूँगी तो आप समझ जाइएगा कि अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की बात हो रही है। तो AMOC एक तरह का थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन है। थर्मोहेलाइन का मतलब है जिसमें थर्मो का अर्थ होता है टेम्परेचर यानी कि गर्मी, और हेलाइन का अर्थ होता है सैलिनिटी। तो ये दोनों जो टेम्परेचर और सैलिनिटी मिलकर जल के घनत्व को तय करते हैं, जल की जो वाटर की डेंसिटी को तय करते हैं। और ये जो वाटर की डेंसिटी होती है, ये टेम्परेचर और सैलिनिटी मिलकर एक थर्मोहेलाइन जो है सर्कुलेशन बनाते हैं, जो वाटर के सर्कुलेशन को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जो समुद्री धाराएं जो ओशियन में मूव कर रही हैं, तो इसे जो है एक वाटर के सर्कुलेशन के तहत ये जो है ट्रॉपिक से टेम्परेट और पोलर, उसके बाद जो है ये नीचे की ओर मूव करती हैं। तो ये पूरा जो है अगर बात करें तो ये जल के घनत्व पर मोस्टली निर्भर करता है, जल के घनत्व पर, टेम्परेचर पर और सैलिनिटी पर। जैसे कि यदि उनकी स्पीड तेज़ होती है, जो समुद्री धाराएं होती हैं, तो उनको हम स्ट्रीम कहते हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम धारा। यदि उनकी स्पीड थोड़ा सैलोवर होती है, थोड़ा धीमी होती है, तो उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं, जैसे कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब बात करेंगे कि जो धाराएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं समुद्री धाराएं, गर्म समुद्री धाराएं और ठंडी समुद्री धाराएं। जो गर्म धाराएं होती हैं ये ऊपर की ओर मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि जो वार्म वाटर होता है उसका घनत्व तो कम होता है, और जो घनत्व तो कम होता है इसलिए ये ऊपर की ओर मूव करती हैं, यानी कि ये ट्रॉपिक रीजन से जो है ऊपर की ओर चलती हैं, पोलर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पोलर क्षेत्र की ओर चलती हैं। और जैसे ये ऊपर जाती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ये जो है ऊपर जाती हैं तो ये कूलिंग होता है इनका, ये ठंडी होती हैं, और वहाँ से फिर ये मूव करती हैं नीचे की ओर, ट्रॉपिक की ओर मूव करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इनका घनत्व तो बढ़ जाता है। जो ठंडी धाराएं होती हैं उनका घनत्व तो ज़्यादा होता है और वो नीचे की ओर सिंक करने लगती हैं, वो नीचे की ओर मूव करने लगती हैं। इन धाराओं का महत्व की बात करें तो ये हीट ट्रांसफ़र का काम करती हैं, यानी कि ये जिस एरिया में चलती हैं उस क्षेत्र को बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित करती है। यदि गर्म कोई धारा जा रही है तो उस क्षेत्र में थोड़ा सा हीट इंक्रीज करेगी, और यदि समुद्री ठंडी धारा है तो वहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज करेगी। ये जो है पोषण ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी समुद्री जैव विविधता है उनके लिए लगातार जो है फाइटोप्लैंक्टन्स, जो प्लैंक्टन्स और तमाम न्यूट्रिएंट जो है सर्कुलेट करती रहती हैं ऊपर से नीचे तक, जिसके बेस पे मरीन जो डाइवर्सिटी है वो सरवाइव करती है। अब बात करते हैं कि IPCC के जो 6th रिपोर्ट आई है, अभी हाल में 9 अगस्त को आई है। ये रिपोर्ट क्या कहती है इस AMOC के बारे में? तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये बहुत ही जो है लाइकली हो चुका है कि जो AMOC है वो डिक्लाइन करेगा। 21st सेंचुरी के अंदर ही AMOC डिक्लाइन कर जाएगा, और ये अपनी जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, उसको लॉस करेगा। अगर पूरी तरह से हम AMOC को समझे तो ये AMOC जो होती है ये समुद्री धाराओं की व्यापक प्रणाली है। ये क्या होती है? एक समुद्री कन्वेयर बेल्ट अथवा थर्मोहेलाइन जो सर्कुलेशन होता है उसकी अटलांटिक शाखा है, यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो समुद्री धाराएं चल रही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू जो नॉर्दर्न अटलांटिक से टू साउथ अटलांटिक, ये पूरा जो कन्वेयर बेल्ट यानी सर्कुलेशन चल रहा है ये उसकी एक शाखा है, ये वो शाखा है।
यह गर्म सतही जल को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तरी गोलार्ध की ओर मूव करती है, फिर ये वहाँ से जाके उसकी डेंसिटी बढ़ती है, कूलिंग होता है, फिर ये सिंक होती है और ये नीचे की ओर फिर रिटर्न करती है, रिवर्स होती है ट्रॉपिक की ओर। और ये अंटार्कटिका के सरकमपोलर क्षेत्र को पूरा कवर करती है, जो साउदर्न अमेरिका का क्षेत्र है उसको कवर करती है। ये पूरा बात हो गई AMOC के बारे में। अब जो IPCC रिपोर्ट कह रही है कि AMOC डिक्लाइन होगा, तो इसके ये क्या चीज़ है, ये किस प्रकार AMOC वीकिंग की बात हो रही है कि ये कमज़ोर होगा, तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, अब इस पर हम बात करेंगे। तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह जो है एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तेज़ी से बढ़ रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन हो रहा है, सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर मिल्ट हो रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें अब वास्तविक रूप में दिखने लगी है और हम सब अनुभव कर रहे हैं। जिस तरह से इरेटिक मानसून हो रहे हैं, चक्रवातों की मानसून जो है बारंबारता बढ़ रही है, जिस तरह जो है बादलों का फटना लगातार बढ़ रहा है, जो चक्रवात हैं उनकी इंटेंसिटी तीव्र हो रही है, तो ये सारे जो है ग्लोबल वार्मिंग के जो है बहुत ही प्रभावित जो है हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। और यही इम्पैक्ट जो है जो AMOC है वो भी उस पर भी पड़ेगा। अब बात करते हैं कि AMOC किस प्रकार वीक होगा ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो जो गल्फ स्ट्रीम धारा है, जो गर्म धारा है, जो ये क्या करती है कि ये जो नॉर्दर्न अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है और जो यूरोप का क्षेत्र है उसके टेम्परेचर को मॉडरेट करती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र होते हैं ये जो टेम्परेट क्षेत्र होता है उससे थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो सन की जो रेडिएशन है थोड़ा कम पड़ती है, वहाँ पे हीट कम पड़ता है, हीट कम मिलता है। तो ये क्या करती है, ये जो गल्फ स्ट्रीम धारा है ये वहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट करती है, यानी कि थोड़ा सा उनको हीट प्रदान करती है, जिससे वो जो क्षेत्र हैं ये वर्ष भर जमने नहीं पाते और शिपिंग जो है, जो नौगमन है और ये जो ट्रेडिंग से जो जलमार्ग वगैरह से है ये लगातार बना रहता है, वहाँ के लोगों के रहने के वो क्षेत्र को अनुकूल बनाती है ये गर्म धारा। और ये जो कोस्टल जोन्स हैं उनको जमने नहीं देता है। अब यदि ये वीक हो जाता है तो विदाउट प्रॉपर यदि AMOC के और गल्फ स्ट्रीम के जो यूरोप का क्षेत्र है ये बहुत ही कूलिंग हो जाएगा, मतलब कि एक्सट्रीम कोल्ड जो है रीजन में परिवर्तित हो जाएगा, बहुत ही कोल्ड हो जाएगा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और वहाँ पे क्या होगा, यूरोप में क्या होगा, यूरोप में रेनफॉल तो ऑलरेडी वैसे भी कम दिखता है और भी कमी हो जाएगी। रेनफॉल की कमी होगी तो पूरे जो है इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा, पूरे क्लाइमेट पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो AMOC जो डिक्लाइन होगा ये एक सामान्य फ्लक्चुएशन नहीं होगा। यदि जो है प्लेस्टोसीन एज की बात करें, जो आइस एज था हमारा, तो उसमें भी ये हुआ था, फ्लक्चुएशन हुआ था, लेकिन ये जो है टेम्परेरी नहीं, जो परमानेंट नहीं था, ये होता था, उसके बाद नेचर इसको जो है रिवर्स कर लेती थी, वापस ठीक कर देती थी। लेकिन अब जो होगा एंथ्रोपोजेनिक रीजन के कारण ये जो है फ्लक्चुएशन होगा ये सामान्य नहीं होगा, ये बहुत ही जो है नेगेटिव जो है इम्पैक्ट दिखाएगा। यदि यह एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को पार कर जाता है तो ये वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम के रूप में देखें, जो पूर्व में प्लेस्टोसीन पीरियड में यानी कि 1 मिलियन ईयर्स पूर्व AMOC फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन हर बार ये जो है वापस नॉर्मल हो जाता, लेकिन इस बार एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से जो है ड्रास्टिक रूप से डिक्लाइन करेगा, जो कि खतरे की घंटी जो है यूरोपियन क्षेत्र या नॉर्दर्न अमेरिकन क्षेत्र यानी सभी जो है पूरे ग्लोबल स्तर पे इसकी ये खतरे की घंटी बज चुकी है और ये दिखने लगी है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग AMOC को कैसे वीक करेगा। तो जो धरती का अर्थ का टेम्परेचर है, औसत टेम्परेचर है, वो इंक्रीज़ करेगा ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से औसत टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आइस मेल्ट होंगे तो जो फ्रेश वाटर है वो फ्रेश वाटर जो है लगातार जाके बहुत तेज़ी से समुद्रों में मिलेगा। और हम सब जानते हैं कि जो फ्रेश वाटर की लवणता होती है वो कम होती है ओशियन के जो समुद्रों की जो लवणता है वो ज़्यादा होती है। तो
ऐसे में क्या होगा, जो फ्रेश वाटर है वो लगातार तेज़ी से जो है मेल्ट, जो ग्लेशियर से मेल्ट होके वो मिक्स हो जाएंगे समुद्रों में। और यदि ज़्यादा जो है फ्रेश वाटर मिक्स हो जाएगा ओशियन की वाटर में, तो उनकी लवणता भी तेज़ी से प्रभावित होगी। और ये जो है समुद्री धाराओं की जो सर्कुलेशन है ना, वो बुरी तरह से प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि जो वाटर सिंक कर रहा है, क्योंकि वाटर सिंक करने के लिए कूलिंग भी होना चाहिए, और यदि टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता है, वहाँ उसकी लवणता बढ़ जाती है, तो जो वाटर के सिंक है, वाटर का सिंकिंग करना वो कम हो जाएगा, डिक्लाइन होगा। तो इससे पूरा जो AMOC सिस्टम है बुरी तरह प्रभावित होगा। जो हमारा यदि बात करें कि लास्ट आइस एरिया जो अभी हाल में एक न्यूज़ आई थी, वो ग्रीनलैंड एरिया के पास है। वो लास्ट आइस एरिया, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे रिपोर्ट दी गई थी कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसको मेल्ट होने में 50 से 60 साल लगेंगे। ये जो है अभी परमाफ्रॉस्ट रीजन बना रहेगा और ये उससे कम प्रभावित रहेगा ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन अभी हाल में देखा गया कि ये जो लास्ट आइस एरिया है ये जल्दी से मेल्ट हो रहा है, बहुत तेज़ी से इसका ग्लोबल वार्मिंग का उस पर इम्पैक्ट देखा जा रहा है। और उस जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि लास्ट आइस एरिया जल्द ही जो है 20 से 25 सालों में खो जाएगा। यानी कि ग्लेशियर्स हमारे बहुत तेज़ी से मेल्ट होकर तुरंत फ्रेश वाटर में तब्दील होकर नदियों के माध्यम से पिघल के जा रहे हैं समुद्रों में। इससे क्या होगा कि इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ह्यूमन पे, यानी कि हमें वाटर क्राइसिस भी देखने को मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी पे पूरा जो है मरीन जो इकोसिस्टम है उस पर पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। रिवर्स हमारी जो ग्लेशियर्स पे के जो जिनका स्रोत है उस पर बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारा जो इकोनॉमी है, वो सारा चीज़ बहुत ही बुरी तरह से आने वाले समय में प्रभावित होने वाला है। अब बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में कि हिंद महासागर का क्या रोल है AMOC में। IPCC की रिपोर्ट आई कि हिंद महासागर बहुत तेज़ी से अदर समुद्रों की अपेक्षा गर्म हो रहा है। यदि ये तेज़ी से गर्म होगा तो ओवरऑल वार्मिंग जो को कॉज करेगा ये AMOC को स्लो डाउन कर देगा, यानी कि जो उसका सर्कुलेशन है उसको धीमा कर देगा। कैसे? यदि इंडियन ओशियन वार्म होगा तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन ओशियन वार्म होगा और यहाँ पे मानसून मजबूत होगा, यानी कि रेनफॉल इंक्रीज होगा और इरेटिक भी मानसून होगा, यानी कहीं ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो कहीं कम बारिश होगी। इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा समुद्र में, इंडियन ओशियन में। तो इससे क्या होगा कि जो फ्रेश वाटर ऐड होगा तो जो समुद्र की लवणता है या उसका घनत्व है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इससे क्या होगा? जो डिक्रीज़ होगा तो वहीं पे कूलिंग से वहीं पे सिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो जो सर्कुलेशन है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। और इंडियन ओशियन में यदि जो है प्लस मतलब अत्यधिक वर्षण होगा तो जो अटलांटिक ओशियन है उसमें वर्षण की दर में डिक्लाइन देखा जाएगा और ये ट्रॉपिकल एरिया में लवणता को इंक्रीज करेगा। जो अटलांटिक ओशियन के और तमाम ट्रॉपिकल एरियाज़ में है, तो ये उस जो लवणता को इंक्रीज़ करना और ये जो पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है इसके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम कॉज करने वाला है। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये GS1 में, GS3 में और सबसे महत्वपूर्ण है जियो ऑप्शनल जिनका भी है, जियोग्राफी ऑप्शनल, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी जो है वीडियो को जो है मिस ना करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।